हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें आपके सामने लेकर आए हैं द हिंदू का एडिटोरियल हायरार्की ऑफ रोल्स ऑन नो बेल फॉर उमर खालिद। यानी कि ये एक ऐसा बंदा है जो इस समय जेल में है और जिसको कि कोर्ट बेल नहीं दे रही है। अब उनका कहना है कि इसके खिलाफ पर्याप्त तो ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर इसको बेल नहीं दिया जा सकता, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसको बेल दिया जा सकता है, या जो भी उनका सोचना है। तो ये हमारे सामने एडिटोरियल है, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और आज हमने मीनिंग्स नहीं लिखी हैं, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको, क्योंकि मीनिंग्स जो हम लिखते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लिहाजा इसलिए हम बगैर मीनिंग्स के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इस पैसेज को पढ़ के ख़त्म करते हैं जल्दी से। ये एडिटोरियल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हायरार्की क्या होता है? पद सोपान हिंदी में कहते हैं। हम इसकी ग्रामर और वोकैबुलरी जो इसमें आया हुआ है उस पर भी विशेष ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस बनाकर चलिएगा। हायरार्की कहते हैं पद सोपान। पद सोपान समझते हैं? लैडर ऑफ रैंक्स कह सकते हैं, यानी कि जो रैंक होती है ना, रैंकिंग, उसकी एक लैडर होती है, सीढ़ी, पद सोपान होता है, उसी को कहते हैं हायरार्की ऑफ रोल्स। यानी कि भूमिकाओं का क्या है? पद सोपान है। रोल्स कह सकते हैं ना, भूमिका, द पार्ट दैट यू प्ले इन अ सिस्टम और इन अ थिएटर और इन अ प्ले। जो भी प्ले हो या थिएटर हो या सिस्टम हो, उसमें जो पद यानी कि जो भी पार्ट आप प्ले करते हैं उसको हम रोल कह सकते हैं, रोल कह सकते हैं। तो हायरार्की ऑफ रोल्स ऑन नो बेल फॉर उमर खालिद। उमर खालिद के लिए कोई बेल नहीं है। अब ये इसका क्या है? ये इसकी सब हेडिंग है, ठीक है ना। सब हेडिंग, द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन होता है जेल। इनकार्सरेट जब हम किसी को करते हैं तो इसका मतलब वी पुट द पर्सन बिहाइंड बार्स। इनकार्सरेट करना मतलब अरेस्ट करना, अप्रीहेंड करना, जेल करना, ठीक है। पुट द पर्सन बिहाइंड बार, बिहाइंड बार्स कहते हैं, BARS, ठीक है। तो स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, यानी कि स्टेट को, यानी कि राज्य को, यहाँ पे स्टेट का अर्थ किसी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या कहते छत्तीसगढ़, झारखंड या पंजाब या दिल्ली से नहीं है। ये राज्य यानी कि पूरे देश के बारे में कहता है, ठीक है। स्टेट का मतलब राज्य कह रहा है, यानी कि राज्य यानी कि वही देश, कंट्री या नेशन। स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड, यानी कि राज्य को आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए, मस्ट नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज, सामान्य कर देने की, क्या? प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, यानी कि लंबी गिरफ्तारी को सामान्य बना देने की आज्ञा राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। समझ गए? मीन्स अ नेशन और अ कंट्री शुड नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज, टू मेक इट नॉर्मल। what to make it normal? Prolonged means extending, that is going on and on, जो कि खींचती चली जा रही है। इनकार्सरेशन यानी कि अरेस्ट, यानी कि किसी भी ऐसी गिरफ्तारी को सामान्य कर देना, कि सामान्य कर देने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। किसको? राज्य को, यानी कि देश को। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये 6 तारीख का है। यूजिंग द टर्म्स ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रुप्ड द एक्यूज्ड इन द दिल्ली राइट्स केस ऑफ 2020 based on their hierarchy of participation, denying bail for Umar Khalid and Sharjeel Imam while granting it under strict conditions to the other 5 appellants, Gulfisha Fatima, Meerav Haider, Shifaur Rahman, मोहम्मद सलीम खान, ये हटा देता हूँ मैं अदरवाइज, मोहम्मद सलीम खान एंड शादाब अहमद। देखो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो दिल्ली में राइटिंग हुई थी 2020 में, उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। तो अब ये यहाँ देखिए, ये कह रहा है यूजिंग द टर्म्स ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, यानी कि टर्म्स का मतलब जो सेक्शंस है इस एक्ट के। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रुप्ड, यानी कि उसने ग्रुप किया है, यानी कि क्लासीफाई किया है, द एक्यूज्ड इन द दिल्ली राइट्स केस 2020 बेस्ड ऑन देयर हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन। हायरार्की मैंने कहा ना, पद सोपान, जिसने किसी ने ज़्यादा बड़ा रोल किया, किसी ने छोटा रोल किया, किसी ने और छोटा रोल किया, किसी का कोई बिल्कुल नगण्य रोल है, या किसी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो हायरार्की मतलब ऑफ रोल्स हो गई। यानी कि रोल्स किसका कितना है, हु गॉट द बिगर पार्ट इन दैट राइटिंग, इन दैट राइट। तो किसको सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला, यानी किसने सबसे ज़्यादा मतलब वो भूमिका निभाई।
तो सबसे ज़्यादा भूमिका जिसने निभाई होगी तो वो इसका मतलब क्या हो गया, वो लायबल हो गया उसके लिए। तो ये उमर खालिद को और शारजिल इमाम को ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका इन लोगों की थी, ये है वो है। और एक जो पार्षद था उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद है। एक वो पार्षद जो था वहाँ का मुस्लिम पार्षद था, तो वो भी कम नहीं, वो भी साथ में था इनके। तो वही कह रहे हैं 2020 बेस्ड ऑन देयर हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन डिनाइंग बेल फॉर उमर खालिद, जो बेल डिनाई कर रहा है उमर खालिद के लिए एंड शारजिल इमाम के लिए। शारजिल इमाम की तो क्लिप भी आई थी सामने, है अभी, जो कि चिकन नेक को अलग कर देने वाली बात कह रहा है गैदरिंग में, सीए वो जो उसकी हुई थी सीएए की मीटिंग में, जो मतलब सीएए के विरोध में जो गैदरिंग हो रही थी मुस्लिमों की, उसमें ये शारजिल इमाम साफ साफ कह रहा है। ये कई बार ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो डिनाइंग बेल फॉर उमर खालिद एंड शारजिल इमाम वाइल ग्रांटिंग इट अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, जबकि ये ग्रांट कर रहा है, क्या ग्रांट इट आया किसके लिए आया, बात किसकी हो रही है बेल की। तो देखो ध्यान देना कि ये प्रोनाउन जो होता है वो रिफर करेगा उसी एक वन पार्टिकुलर नाउन को जिस पर उस पर फोकस है, यानी कि जो हमारा प्राइम फोकस है। वाइल ग्रांटिंग बेल अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, कड़ी शर्तों के तहत, टू द अदर 5 अपेलेंट्स, अन्य 5 अपीलकर्ताओं को, अपेलेंट्स यानी कि जो इन्होंने इन 5 लोगों ने, जो है गुलफिशा फातिमा, मीरम हैदर, शिफा और रहमान, इन लोगों ने, ये 3 ये हो गए, और मोहम्मद सलीम खान एंड शादाब अहमद, इन 5 अपीलेंट्स को जो अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस उन्होंने बेल दे दी, ग्रांट कर दी, जबकि उमर खालिद को और शारजिल इमाम को रोक दिया। ठीक है, नहीं दिया। आगे कह रहा है द कोर्ट एम्फेसाइज्ड, समझ में आ रही है बात आई होप। द कोर्ट एम्फेसाइज्ड सेक्शन 43D(5) ऑफ द एक्ट, यानी कि कोर्ट ने एम्फेसाइज किया, यानी स्ट्रेस किया, स्ट्रेस्ड कह सकते हैं, एम्फेसाइज किया सेक्शन 43D(5) ऑफ द एक्ट विच ओनली रिक्वायर्स कोर्ट्स, यानी कि जो कि कोर्ट को रिक्वायर करता है, यानी कि जिसकी कोर्ट की आवश्यकता होती है, टू असेस वेदर द एक्यूजेशंस आर प्राइमा फेसी ट्रू एंड दस रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन एंड नैरोड खालिद एंड इमाम्स ऑप्शंस। देखो कोर्ट ने एम्फेसाइज किया 43D सेक्शन का 5 ऑफ द एक्ट, किस एक्ट की, यूएपीए की बात कर रहे हैं, विच ओनली रिक्वायर्स कोर्ट, यानी कि जो कि कोर्ट से ये कहता है टू असेस, कि इसका मूल्यांकन करो, इवेल्युएट, असेस, ठीक है, मेजर, वे अप समझते हो, वे समथिंग अप या वे अप समथिंग, यानी कि क्या करना, यानी कि जब हम वे अप करते हैं तो हम उसको तौलते हैं, मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, वही असेसमेंट एक तरह का हो गया। तो ये कह रहा है कि द कोर्ट एम्फेसाइज, यहां फुल स्टॉप, यहां के बाद द कोर्ट एम्फेसाइज, यानी कोर्ट ने ये बल दिया, कोर्ट सब्जेक्ट है, एम्फेसाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, सेक्शन 43D(5) ऑफ द एक्ट, यूएपी एक्ट की, विच ओनली रिक्वायर्स कोर्ट्स टू असेस, यानी कि जो कोर्ट से ये कहती है, यानी कि कौन सी सेक्शन ये कहती है कोर्ट को कि आप ये असेस करिए वेदर द एक्यूजेशंस आर प्राइमा फेसी ट्रू, यानी कि जो आरोप हैं, एलिगेशंस है, वो प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ट्रू है, सच है कि नहीं, एंड दस, और इस आधार पर, एंड दस रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ, तब इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया क्या, डिफेंस का मतलब जो उनके पक्ष में जो दलील दी गई, किनके, उमर खालिद और शारजिल इमाम के, रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, और तब उन्होंने जो डिफेंस जो थी प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन की, उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड नैरोड खालिद एंड इमाम ऑप्शंस, और खालिद के और इमाम के जो ऑप्शंस थे, यानी कि जो संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज थी, उसको नैरो कर दिया, और क्या, कम कर दिया। नैरो कर देना का मतलब क्या हुआ, टू शॉर्टन कर देना, शॉर्टन का मतलब छोटा कर दिया। ठीक है, तो विच ओनली रिक्वायर्स कोर्ट्स टू असेस वेदर द एक्यूजेशंस आर प्राइमा फेसी ट्रू एंड दस रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन बताया, अरेस्ट, अप्रीहेंशन का है या अरेस्ट का है, ठीक है, कैप्टिवेशन भी कैसे, मतलब कैद कर लिया ना, कैप्चर तो करना नहीं है, अच्छा क्या कहेंगे, अरेस्ट कह सकते हो, अप्रीहेंशन कह सकते हो, पुट समबडी बिहाइंड बार्स बताया आपको, एंड नैरोड खालिद एंड इमाम्स ऑप्शंस। द प्रोसिक्यूशन क्या होता है, देखो 2 पक्ष होते हैं, एक तो डिफेंस होता है, एक प्रोसिक्यूशन होता है। प्रोसिक्यूशन वो जो आरोप लगा रहा होता है, डिफेंस वो होता है जो उसको बचा रहा होता है। ठीक है, आपने कोई, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, तो अब जो पीड़ित होगा उसकी पक्ष से जो कोई खड़ा होगा, यानी कि जो अपराधी ने जिसको पीड़ित किया, यानी कि दुख दिया है, जिसके प्रति क्या कहते हैं, जिसको नुकसान पहुंचाया, उसके पक्ष से, यानी कि पीड़ित के पक्ष से जो खड़ा होगा वो प्रोसिक्यूशन हो गया। अब अपराधी के साथ जो आएगा वो उसका क्या हो गया, डिफेंस हो गया। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कौन है, प्रोसिक्यूशन जो स्टेट, यानी कि जो लोग दंगे में मारे गए हैं और जो राज्य है, वो प्रोसिक्यूशन है यहाँ पे।
Prosecution has always alleged that the riots were the result of a plan allegedly coordinated in protest networks and WhatsApp groups. Prosecution has always alleged, prosecution ने हमेशा, prosecution क्या हो गया, वो पार्टी हो गई यानी कि जो विपक्ष में है, उमर खालिद के विरोध में है, जिस पर जो उस पर चार्ज लगा रही है, हैज ऑलवेज alleged ने हमेशा आरोप लगाया है दैट कि राइट्स वर द रिजल्ट ऑफ, यानी कि जो दंगे हुए थे वो परिणाम था किस बात का, ऑफ ए प्लान allegedly कोऑर्डिनेटेड इन प्रोटेस्ट नेटवर्क्स, यानी कि एक उस प्लानिंग का, यानी कि उस प्लान का, वर द रिजल्ट ऑफ ए प्लान, वो उस योजना का परिणाम था जो कि allegedly यानी कि तथाकथित रूप से कोऑर्डिनेटेड, यानी कि ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड इन प्रोटेस्ट नेटवर्क्स, यानी कि इन प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्टिंग नेटवर्क्स, यानी कि जो लोग विरोध कर रहे थे ना, लोग CAA वगैरह के, तो वगैरह जैसे इन चीज़ों का, CAA NRC का, तो वो उन इन प्रोटेस्ट नेटवर्क्स यानी कि विरोध में शामिल नेटवर्क्स के लोगों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये, क्या यानी कि प्लान इन प्रोटेस्ट नेटवर्क्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स का, यानी कि उस समय जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए, उस समय जो नेटवर्क थे विरोध में जो चल रहे थे, जो द पीपल एंड द ग्रुप्स हु वर अगेंस्ट द CAA एंड NRC टाइप्स ऑफ आइडियाज, यानी कि जो ऐसे विचारों के क्या थे, विरोध में थे, उन सब का क्या है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, यानी कि एफर्ट कह लो या कोऑर्डिनेटेड प्लान है, क्या है ये राइट्स 2020 में जो हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप्स, यहां तक आ गए हम। पीपल रूटीनली प्लान प्रोटेस्ट ऑन मैसेजिंग एप्स एंड दैट इज नॉट इनहेरेंटली सस्पिशियस। पीपल रूटीनली का मतलब रेगुलरली कह सकते हो, नियम से, प्लान प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करते, यानी कि प्लान करते, योजना बनाते थे प्रोटेस्ट की, यानी कि विरोध करने की। देखो प्रोटेस्ट भी नाउन है और प्लान भी नाउन है, और ये प्लान भी वर्ब है और प्रोटेस्ट भी वर्ब है। अब समझेंगे कैसे, समझेंगे ऐसे कि जहां पे सब्जेक्ट आ गया पहले, जैसे पीपल आ गया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पीपल के आ गया, अब रूटीनली तो एडवर्ब हो गया, तो ये तो सब्जेक्ट का पार्ट हो नहीं सकता, पीपल सब्जेक्ट है। अब प्लान यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की वर्ब हो गई, तो पीपल प्लान, अब ये पीपल प्लान हो गया, ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गया, ठीक है। कौन सा वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब प्रोटेस्ट ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब वर्ब के बाद अब क्या आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रोटेस्ट ऑन मैसेजिंग एप्स, मैसेजिंग एप्स का मतलब कौन से हैं, व्हाट्सएप से हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज नॉट इनहेरेंटली सस्पिशियस, और ये इनहेरेंटली का मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं कि जो नैसर्गिक रूप से सस्पिशियस नहीं है, ऐसे समझ लो जैसे हम लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, या RTI का प्रयोग करते हैं, या ऐसे मैसेजिंग एप्स का प्रयोग करते हैं, तो ये इस पर कोई सरकार को संशय कर रही है क्या, नहीं। सरकार तो यही समझ रही है ना कि हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ये जो क्या कहते हैं पोर्टल्स हैं या मैसेजिंग एप्स हैं, तो हम इनका प्रयोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं ना। हम सरकार ये तो नहीं समझ रही है कि हम इसका प्रयोग देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि दैट इज नॉट इनहेरेंटली है, और इनहेरेंटली का मतलब ये हुआ कि जो नैसर्गिक रूप से, यानी कि जो मीन्स दीज सच एप्स हैव बीन डिवाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन मैन, यानी कि ये इस तरह के जो एप्स हैं वो डिवाइज किए गए हैं, बनाए गए हैं लोगों के हित में। ये मतलब ये सस्पिशियस नहीं है, यानी कि ये एप्स सस्पिशियस नहीं है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, पीपल रूटीनली प्लान प्रोटेस्ट, यानी कि इन्होंने विरोध लगातार प्लान किया, मतलब योजना बनाई ऑन मैसेजिंग एप्स पर, और जो ऐसे एप्स पर जो कि इनहेरेंटली सस्पिशियस नहीं है, जिन पर कि संदेह नहीं किया जा सकता था। आगे, बट द स्टेट हैज परसुएडेड द कोर्ट दैट द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एविडेंस ऑफ अ टेररिस्टिक डिजाइन। लेकिन स्टेट यानी कि जो राज्य है, सरकार है जो दिल्ली की, और अपना मतलब राज्य कह लो, स्टेट हैज परसुएडेड द कोर्ट, स्टेट ने कोर्ट्स को परसुएड किया है, यानी कोर्ट को, यानी कि अदालत को ये समझा दिया है, ये बता दिया है दैट द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एविडेंस ऑफ अ टेररिस्टिक डिजाइन। जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स का मतलब इसके जो लेख हैं कह लो इस ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर वस्तुएं भी आर्टिकल का अर्थ होता है, वस्तुएं भी होता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल का मतलब दिस इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, हम अगर ये कहें तो एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब ये कि ये आस्था की वस्तु है, तो आर्टिकल वहां पे वस्तु भी होती है, और आर्टिकल वो लेख भी होता है जो कि हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये जो पढ़ रहे हैं ये भी एक तरह का आर्टिकल ही है, एडिटोरियल है ना, आर्टिकल है ये। और आर्टिकल वहां पे क्या होता है, जैसे शी ब्रॉट सम
आर्टिकल्स फ्रॉम हर पैटर्नल होम, या पैटर्नल क्या कह सकते हो कि रेजिडेंस। तो शी ब्रॉट सम आर्टिकल्स फ्रॉम हर पैटर्नल होम्स और फ्रॉम हर पैटर्नल रेजिडेंस। तो आर्टिकल्स वहाँ पे यानी कि कुछ वस्तुएं लाई वहाँ पे, ये अर्थ हो गया इस सेंटेंस में। अब यहाँ पे जो देखो जिस आर्टिकल की बात कर रहा है, अब वो कौन सा आर्टिकल हो सकता है वो, अब हालांकि ये एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, ये मतलब कॉन्क्रीट काइंड ऑफ आर्टिकल तो है नहीं यहाँ पे। ये कह रहा है कि बट द स्टेट हैज परसुएडेड द कोर्ट दैट द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एविडेंस ऑफ अ टेररिस्टिक डिजाइन। यानी कि जो आर्टिकल्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वो एविडेंस हैं किसका, साक्ष्य हैं किसका, टेररिस्टिक डिजाइन का। यानी कि कई टेररिस्टिक डिजाइन का मतलब जो आतंकवादी जैसे यानी कि वो डिजाइन होते हैं, डिजाइन को हिंदी में क्या कहेंगे, अब डिजाइन को हिंदी में जो क्या कह सकते हैं, आतंकवादी जैसे कल्पना तो नहीं कहना चाहिए, हाँ मतलब अब कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा। मुझे डिजाइन का इस समय हिंदी स्लिप कर रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बट द स्टेट हैज परसुएडेड द कोर्ट दैट द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एविडेंस ऑफ टेररिस्टिक डिजाइन। यानी कि ये एक प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों का एक संकेत है, यानी कि उसका एक साक्ष्य है। ये इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं जो कि इसमें मतलब मैसेजिंग ऐप के थ्रू जो आपस में एक दूसरे को कन्वे किए गए हैं, भेजे गए हैं। However, the court has treated terrorist acts under Section 15 as being able to cover more than overt violence, including threatening to disrupt services and interpretation that could have a chilling effect by emboldening governments to use stringent preventive detention under UAPA in political cases to normalize the pursuit of prolonged incarceration without trial। देखो कुछ बातों में हम द हिंदू से सहमत नहीं हैं, कुछ मामलों में हम इनकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है हम उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन अब ये है कि अब चूंकि आर्टिकल है तो लिहाजा हमने उठा लिया पढ़ाने के लिए, लेकिन हम इनकी लाइन ऑफ थिंकिंग से सहमत नहीं है। क्योंकि जितने भी पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं अगर आप उनको फ्रीडम दे देंगे और टोटल फ्रीडम दे देंगे, तो अब अगर उमर खालिद बाहर आ जाएगा या शारजिल इमाम बाहर आ जाएगा तो वो एक सच्चा और क्या कहते हैं कि अच्छा नागरिक बन जाएगा। तो मैं तो नहीं मानने वाला ये, और ना ही कभी ऐसा होना है। तो अब उनके पक्ष में बोलने वाले जैसे द हिंदू खुद भी हो गया, अब इसी तरह के कई सारे वकील हो गए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और पूरी कांग्रेस और वगैरह वगैरह की पूरा इनका जो इकोसिस्टम है वो तो आ जाएगा पीछे लग के कि हाँ भाई बेल मिलनी चाहिए। लेकिन अब बेल क्यों मिलनी चाहिए अब इस पर मतलब फोकस नहीं है। और अगर बेल मिल भी जाए तो हम क्या उम्मीद करें, क्या हम देश के टुकड़े करवाएं क्या? अगर हम बेल दे भी दें तो वही लाइन है उसके उमर खालिद के पक्ष में है। दिस पैसेज, दिस आर्टिकल, दिस एडिटोरियल इज इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ उमर खालिद। Anyway, let us complete it. However, that court has treated terrorist acts under section 15। कोर्ट ने यानी कि ट्रीट किया है टेररिस्ट एक्ट अंडर सेक्शन 15 में एज बीइंग एबल टू कवर, यानी कि जो बीइंग एबल टू कवर जो पूरा कर रहा है, यानी कि जो इस मामले में सक्षम है करने में, कवर मोर देन ओवर्ट वायलेंस। यानी कि जो ओवर्ट वायलेंस है, ओवर्ट बताया था आपको, कवर का मतलब कोवर्ट होता है छिपा हुआ, ओवर्ट होता है खुला, ओपन। तो जो खुले तौर पर जो हिंसा है उससे भी ज्यादा कवर करने में सक्षम है, यानी कि 15 टेररिस्ट एक्ट जो है उसके बारे में कह रहा है। इंक्लूडिंग थ्रेटनिंग टू डिजरप्ट सर्विसेज, जो कि ये जिसमें कि सर्विसेज को भी थ्रेटन करने, डिजरप्ट करने की मतलब वो है। इंक्लूडिंग थ्रेटनिंग यानी कि धमकी है, टू डिजरप्ट सर्विसेज यानी कि सर्विसेज जो कह सकते हैं कि सेवाएं हैं उनको बाधित करने की भी धमकियां हैं, वो भी इसी में शामिल है। एंड इंटरप्रिटेशन दैट कुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट, यानी कि एक ऐसी व्याख्या जो कि एक चिलिंग इफेक्ट, एक बहुत ही डरावना प्रभाव रख सकती हैं। बाई एम्बोल्डनिंग गवर्नमेंट्स, यानी कि सरकारों को मजबूत बनाने वाली, टू यूज स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर यूएपीए। स्ट्रिंजेंट कहते हैं वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट। प्रिवेंटिव का मतलब इंटेंडेड टू प्रिवेंट, यानी कि रोकने के उद्देश्य से। डिटेंशन कहते हैं जब डिटेन करना होता है ना, DETAIN, उसका नाउन है डिटेंशन, मतलब क्या बोलते हैं, निरुद्ध करना। निरुद्ध करना वो हिंदी में एक शब्द है। यूज स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर यूएपीए, यानी कि यूएपीए के तहत कठोर, यानी कि प्रिवेंटिव का मतलब प्रतिरोधात्मक निरोध, यूएपीए के तहत वो मतलब सरकार करने में एम्बोल्डन हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी, उसका साहस बढ़ जाएगा। कुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट बाई एम्बोल्डनिंग गवर्नमेंट्स, यानी कि ये कुछ बहुत ही इसका डरावना प्रभाव हो सकता है सरकारों को बढ़ावा देने के लिए, टू यूज स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन,
यानी कि सख्त मतलब प्रतिरोधात्मक जो है निरोध है वो कर सकते हैं ये यूएपीए के तहत इन पॉलिटिकल केसेस, यानी कि राजनीतिक मामलों में, टू नॉर्मलाइज द परसूट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल। टू नॉर्मलाइज सामान्य करने के लिए द परसूट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, यानी कि परसूट का मतलब जो गोल है, जैसे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज अवर परसूट, सो अवर परसूट इज मीन्स फाइंडिंग अ फुटिंग। फाइंडिंग अ फुटिंग का मतलब पैर रखने की जगह पाना इन गवर्नमेंट सेक्टर और इन सच अ सिचुएशन, यानी कुछ ऐसा कह सकते हो फाइंडिंग अ फुट होल्ड, यानी कि एक मजबूत पैर रखने की जगह पाना, वही एक प्रकार परसूट हो गया आपका। तो वही कह रहे हैं टू नॉर्मलाइज द परसूट का मतलब गोल हो सकता है, यानी कि जो हमारा परसूट होता है, यानी कि जिसको हम पीछा कर रहे होते हैं। जो टू नॉर्मलाइज द परसूट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, प्रोलॉन्ग्ड वाला लंबी, एक्सटेंडेड, इनकार्सरेशन वाला अरेस्ट विदाउट ट्रायल, बगैर ट्रायल के, बगैर ट्रायल का मतलब बगैर यानी कि सुनवाई के, जो ये कोर्ट में होती है ट्रायल, वो ट्रायल। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका। द कोर्ट यूजिंग इट्स हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन एज द बेसिस टू रिलीव ऑल बट टू पीपल इज अनफेयर व्हेन द एविडेंस टू एस्टेब्लिश इट हैज एट टू बी टेस्टेड इन कोर्ट। देखो फिर वही बात, उसी बात को क्रोध रहे हैं कि कोर्ट यूजिंग इट्स हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन। हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन मैंने बताया ना कि जैसे हायरार्की होता है पदसोपान, एक लैडर होती है, एक रैंकिंग होती है, यानी कि किसी को पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 ऐसे होता है ना एक क्रम, हायरार्की कहते हैं उसे। पार्टिसिपेशन, यहाँ पार्टिसिपेशन बताया ना रोल, कि आपने किसको कितना क्या क्या काम किया, उस आधार पर उसका रोल हो गया। तो कोर्ट यूजिंग इट्स हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन एज द बेसिस टू रिलीव ऑल, यानी कि हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन का प्रयोग किया कोर्ट ने आधार बनाकर, टू रिलीव ऑल, सबको मतलब कि रिलीव करने के लिए, मुक्त करने के लिए, ऑल बट टू पीपल। देखिए जब हम कहते हैं ऑल बट का मतलब ये होगा कि, तो इसका मतलब ये होगा इन सबको करना, बट दीज टू पीपल, यानी कि सबको कर दिया बट ऑल बट टू पीपल, यानी कि इन सबको छोड़कर, इन दो लोगों को छोड़कर बाकी सबको रिलीव कर दिया। इट इज अनफेयर व्हेन द एविडेंस टू एस्टेब्लिश इट हैज एट टू बी टेस्टेड इन कोर्ट। ये अनफेयर है, मतलब ये अनफेयर का मतलब उचित नहीं, अनुचित है। व्हेन द एविडेंस टू एस्टेब्लिश इट, जबकि ये एविडेंस यानी कि साक्ष्य जो है इसको सिद्ध करने का, पूरा मतलब एस्टेब्लिश करने का, इसको सिद्ध प्रूव करने का, हैज एट टू बी टेस्टेड इन कोर्ट, जो कि अभी भी टेस्ट किया जाना है कि कहाँ, कोर्ट में। मतलब ये कह रहा है कि व्हेन, जैसे हमने कहा ऑल बट टू पीपल, जैसे हम ये कहें ना ऑल बट राहुल, ठीक है, अगर हम ये कहेंगे ऑल बट राहुल, वर्देयर, कुड नॉट नहीं, वर्देयर कहेंगे। देखिए ऑल बट राहुल वर्देयर, अगर हम जब ये कहते हैं, ये एक छोटा सा सेंटेंस हमने दिया है आपको, ऑल बट राहुल, अब हमारा मतलब क्या होगा कि ऑल बट राहुल, सारे लोग, ऑल वर देयर बट राहुल, राहुल को छोड़ के, ये अभिप्राय हुआ है इसका, समझ गए। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम ऑल बट करते हैं तो ऑल का मतलब ये हुआ कि रिलीव ऑल, सबको छोड़ दिया, बट टू पीपल, लेकिन दो को क्या किया, कैद कर लिया, यानी कि रोक लिया। तो वही यहाँ पे कह रहा है द कोर्ट यूजिंग इट्स हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन एज द बेसिस टू रिलीव ऑल बट टू पीपल इज अनफेयर व्हेन द एविडेंस टू एस्टेब्लिश इट हैज येट टू बी टेस्टेड इन कोर्ट। जबकि एविडेंस इस बात को सिद्ध करने का अभी भी कोर्ट में सिद्ध किया जाना है, एट का मतलब स्टिल, ठीक है। खालिद एंड इमाम वर अरेस्टेड एज यंग मैन एंड हैव नाउ स्पेंड 5 years इन कस्टडी। हाँ, तो खालिद एंड इमाम वर अरेस्टेड एज यंग मैन, तो अभी यंग ही हैं, अभी कौन सा बूढ़े हो गए हैं, 5 साल में कहाँ बंदे में कितना परिवर्तन आ जाएगा। खालिद एंड इमाम वर अरेस्टेड एज यंग मैन एंड हैव नाउ स्पेंट 5 years इन कस्टडी, और पाँच साल उन्होंने कस्टडी में रह चुके हैं। द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय का देखो बीतना, यहाँ पैसेज का अर्थ लेख से नहीं है, आर्टिकल से नहीं है, पैसेज का मतलब ये कह सकते हैं, पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे जो कह रहा है, यानी कि स्पेंडिंग ऑफ टाइम, द जैसे कहते हैं लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, यानी बीती हुई बातों को जाने दो। तो द टाइम दैट हैज गॉन बाई, यानी कि जो समय जो चला गया है, द पैसेज ऑफ टाइम, वही उसी को बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है, द पैसेज ऑफ टाइम। वेज का मतलब वजन रखती है, मोर हैविली ऑन यूथ, यानी कि वेज मोर हैविली ऑन यूथ, यानी कि समय का बीतना बहुत ही भारी होता है किस पर, युवकों पर।
अब देखो यहाँ पे बस यही समस्या होती है कि जहां पर इनका टेररिज्म जब क्या कहते हैं कि जब प्रूव होने लगता है तो वहां पे बड़े इमोशनल हो जाते हैं भाई लोग। मतलब ये यूथ हैं, ये बड़े कह सकते हैं कि डेलिकेट हैं, बड़े कोमल हैं और बड़े इमोशनल हैं, और मतलब बहन रो रही है और माँ बिलख रही है वगैरह वगैरह। तो और जब ये मारते हैं किसी को दिलशाद पता नहीं कौन सा नेगी करके किसको मारा, बेचारे के दोनों हाथ काटे, दोनों पैर काटे, और क्या क्या किया, उसको नाले में फेंका था। 2020 की घटना, उसी टेरर राइट में। और एक लड़का जो सड़क पर बंदूक टांग मतलब तान लिया था जिसने पुलिस के ऊपर, वो अब बताओ, अब जब उसको पकड़ोगे तब उसके परिवार वालों का रोना सुनो, और जब इनको पकड़ोगे तो फिर इमोशनल हैं और बड़े मतलब यूथफुल हैं और सुंदर सुंदर हैं, तो यही सब बातें आ जाती हैं सामने। तो अब अगर सवाल ये है कि अगर इनको अभी ना दंड दिया जाए तो कब दंड दिया जाए, और अगर एक को दंड नहीं दिया जाएगा तो पीछे जो हजारों की संख्या है क्या वो सुधर पाएगी क्या? कभी नहीं हो सकता है भाई। एक को तो मिसाल बनाना ही पड़ेगा ना, कि अगर वो जैसे 10 साल या 20 साल या 25 साल इस कारण से चला गया जेल में, अगर हमने कुछ किया तो हमारी भी जिंदगी चली जाएगी, तो ये मिसाल नहीं होनी चाहिए क्या? ओके, लोगों की जाने जो लोग मर चुके हैं इतनी सस्ती है क्या? कई सारे सवाल हैं, लेकिन बस नहीं, बस उमर खालिद दिख रहे हैं इनको, शारजिल इमाम दिख रहे हैं इनको। द पैसेज ऑफ टाइम वेज मोर हैविली ऑन यूथ इफ द कोर्ट्स फाइंड नो केस लेटर। इफ द कोर्ट्स फाइंड नो केस लेटर, अगर कोर्ट को नहीं मिलता है कोई केस लेटर बाद में, द डैमेज डन बाई प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन कैनॉट बी अनडन, यानी कि जो डैमेज किया गया है, जो डैमेज होगा बाई प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, लंबे गिरफ्तारी से, वो अनडन नहीं किया जा सकता। मतलब जो 10 साल या 20 साल अगर वो रह गया जेल में और बाद में सिद्ध ना कर पाया कोर्ट या एजेंसी सिद्ध ना कर पाई उसके खिलाफ, यानी कि कोई चार्ज नहीं ला पाए ठीक, मतलब कोर्ट में सिद्ध ना हो पाया, तो उसका समय जो है वो बेकार चला गया। तो अब उनसे पूछिए कि योजना तो बनाई थी, इनके संबंध 800 लोगों से थे, 800 बार कॉल हुआ था। कोई एडवोकेट है अमृता अरोड़ा, आई सपोज सुप्रीम कोर्ट की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम मैं शायद सही ले रहा हूँ, तो अमृता अरोड़ा सीनियर एडवोकेट हैं। अब शायद, अब मुझे नहीं पता कि क्या कर प्रैक्टिस में है या नहीं है। उन्होंने ये बात बताई थी कि 800 बार इंटरनेशनल कॉल हुई थी इसके फ़ोन से, उमर खालिद के फ़ोन से। 800 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 800 इंटरनेशनल कॉल हुई थी। यहाँ से बाहर के देशों में बात किया था इसने, जिस समय 2020 का ये हुआ था, दंगा हुआ था। यूएपीएच प्रोविजंस कहाँ चले गए हम? हाँ, द पैसेज ऑफ टाइम वेज मोर हैविली ऑन यूथ इफ द कोर्ट्स फाइंड नो केस, अगर कोर्ट को नहीं मिलता है कोई केस लेटर, द डैमेज डन बाई प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन कैनॉट बी अनडन, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन से जो डैमेज हुआ है वो अनडन नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे 10 साल उसको जेल में रख लिया और मान लो इसका दोष सिद्ध ना हो पाया, तो अब दोष सिद्ध ना हो पाया तो 10 साल इसके बेकार चलेगा, ये कहना है इनका। द यूएपीएच प्रोविजंस, यानी कि ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं उसके प्रोविजंस, वेस्ट का मतलब गिव द पावर, वेस्ट द स्टेट विद एन अनरिलीव्ड पावर, वेस्ट का मतलब पावर देना होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं ना, यानी कि जिनका निहित स्वार्थ होता है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। यही वेस्ट है, VESTED, वेस्टेड इंटरेस्ट। तो यूएपीएच प्रोविजंस वेस्ट द स्टेट विद एन अनरिलीव्ड पावर। अनरिलीव्ड पावर का मतलब क्या होता है? रिलीव्ड जो मुक्त, यानी कि मुक्त होती है, अनरिलीव्ड जो मतलब जो मुक्त नहीं होती। टू स्नेयर दोज चार्ज अंडर द एक्ट, स्नेयर का मतलब फिर वही ट्रैप होता है। स्नेयर करना मतलब ट्रैप करना, यानी देखो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। टू स्नेयर समबडी, स्नेयर कहो और इन स्नेयर भी कहो तो भी वही बात है। टू इन स्नेयर कहो, EN लगा दो इसके आगे तो भी वही बात है, और ये EN ना लगाओ तो भी वही बात है। और इसका अर्थ हुआ ट्रैप, यानी कि किसी को गिरफ्तार करना। ठीक है, SNARE, ENSNARE और ट्रैप। ठीक है, N है ये SNARE। अब इसमें EN जोड़ लो तो, ना जोड़ो तो, स्नेयर वर्ब है, नाउन भी है। आगे देखो, हाँ ये नाउन नहीं है, केवल स्नेयर ये नाउन है। जब EN लगा देंगे तो केवल वर्ब ही रह जाता है, वो नाउन नहीं रह जाता। ठीक है, अब यहां पे क्या है? यूएपीएच प्रोविजन वेस्ट द स्टेट विद एन अनरिलीव्ड पावर टू स्नेयर दोज चार्ज अंडर द एक्ट एंड प्रिवेंट इजी एग्जिस्ट। नीचे आ गया, ठीक। यूएपीएच प्रोविजंस वेस्ट द स्टेट विद एन अनरिलीव्ड पावर टू स्नेयर दोज चार्ज अंडर द एक्ट एंड प्रिवेंट इजी एग्जिस्ट, यानी कि ये कह रहा है कि यूएपीए जो है ये इसके प्रोविजंस ऐसी सत्ता देते हैं किसको? सरकार को, राज्य को, विद एन अनरिलीव्ड पावर, यानी कि एक ऐसी शक्ति देते हैं जो अनरिलीव्ड का मतलब जो मुक्त नहीं होती, अनरिलीव्ड पावर टू स्नेयर दोज
यानी कि उनको कैद कर लेने की, चार्ज अंडर द एक्ट, जो इस एक्ट के तहत चार्ज होते हैं, एंड प्रिवेंट इजी एग्जिट्स, और उनको रोकती है, उनकी सरलता से उनको बाहर निकलने नहीं देती। प्रिवेंट इजी एग्जिट्स, एग्जिट्स होता है बाहर जाना, स्केप कह सकते हो, प्रिवेंट इजी स्केप्स। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पावर, लेकिन अस्तित्व, ऐसी सत्ता का अस्तित्व, शुड ऑल्सो बी वेड अगेंस्ट द चार्जेज, वो भी तौला जाना चाहिए चार्जों के खिलाफ, यानी कि दोनों का बैलेंस किया जाए ना। इट बैलेंसेज अगेंस्ट, मतलब ए बैलेंसेज अगेंस्ट बी, मतलब ए बैलेंसेज अगेंस्ट बी का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों का संतुलन समान होना चाहिए, मतलब ये कहना चाहता है। तो इट सेज बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पावर शुड ऑल्सो बी वेड, ऐसी सत्ता का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, शुड ऑल्सो बी वेड अगेंस्ट द चार्जेज, वो आरोपों, यानी कि जो आरोप है, जो अभियोग हैं, उनके खिलाफ मतलब वे होना चाहिए, यानी बराबर बैठना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन से द परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11 मुंबई अटैक्स विच इन्फॉर्म्ड पार्ट्स ऑफ द यूएपीए एंड खालिस एंड इमाम्स alleged रोल्स इन द दिल्ली राइट्स। अब ये देखो यहाँ पे इंसाफ किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 26/11 का जो मामला था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इसमें एक अंतर है। से हम तब लिखते हैं जब कहते हैं कि जैसे से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका अर्थ होता है, जब हम लिखते हैं ना केवल से, ऐसे वाई बीच में कहीं आता है, तो इसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल। जैसे मान लो, जैसे हमने कहा ये ऐसे कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, तो कह सकते हो का मतलब क्या हुआ कि मतलब एग्जाम्पल ही एक तरह से है, तो वहां पे इंग्लिश में हम से लिखते हैं, तो ये कॉमा के बीच में जो से आया है, दिस इज मीन्स एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं से, फॉर एग्जाम्पल। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन से, जैसे कि कह लें कि द परपेट्रेटर्स मतलब जो दोषी थे ऑफ 26/11 मुंबई अटैक्स के, विच इन्फॉर्म्ड पार्ट्स ऑफ द यूएपीए, विच इन्फॉर्म्ड पार्ट्स ऑफ द यूएपीए, यानी कि जिन्होंने क्या किया, सूचना दी पार्ट्स ऑफ द यूएपीए, मतलब जिसकी जो यूएपीए के पार्ट्स की सूचना देते हैं, पार्ट्स मतलब उसके जो सेक्शंस हैं जो एक्ट की, उसकी सूचना देते हैं, यानी कि उस पर क्या कहते हैं कि वो सिद्ध होते हैं, वो सही सिद्ध होते हैं। एंड खालिद एंड इमाम्स अलेज्ड रोल्स, और खालिद और इमाम के अलेज्ड, यानी कि अलेज्ड का मतलब क्या हुआ कि सॉलिडली ये, यानी कि कॉन्विक्टेड नहीं है, ये भी अलेज्ड कहेंगे, अक्यूज्ड कह सकते हैं इनको, अलेज्ड रोल्स तथा कथित भूमिकाएं इन द दिल्ली राइट्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि दिल्ली, यानी कि 26/11 के परपेट्रेटर्स में और जो खालिद और इमाम के जो अलेज्ड रोल्स हैं, इसमें अंतर है, जो कि जब जो दिल्ली के जो 26/11 मुंबई के जो परपेट्रेटर्स हैं, वो कुछ यूएपीए एक्ट के कुछ पार्ट पर वो सही सिद्ध होते हैं, यानी कि यूएपीए का कुछ पार्ट उन पर सही सिद्ध होता है, किन पर, 26 जनवरी पे, सॉरी 26/11 वालों पर, और इन पर अभी जो है ये चूंकि अलेज्ड है और अंडर ट्रायल है, तो लिहाजा अभी बात पूरी नहीं हो पाई, अभी सिद्ध नहीं हो पाया है दोष सिद्ध कन्विक्शन। द स्टेट हैज ऑफन इन्वोक्ड द एक्ट टू क्रश एनी अपोजिशन टू इट्स डिसीजंस इवन विदाउट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द ग्राउंड। अच्छा, इसके बाद हाँ ये है, ठीक है। द स्टेट हैज ऑफन इन्वोक्ड, इन्वोक करना क्या मतलब क्या होता है, टू कॉल टू एक्शन, टू कॉल टू मेक, मतलब ये होता है किसी को हम बुलाते हैं या किसी का हवाला देते हैं तो हम इन्वोक करते हैं। अब जैसे आप अगर मान लीजिए जैसे बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करते हैं, यानी कि ऐसी सत्ता पर, तो आप किसी जैसे वर्ल्ड यानी गॉडली या डिवाइन पावर को जब आप इन्वोक करते हैं तो आप उनको बुलाते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी एक्ट को इन्वोक करते हैं तो आप उसका हवाला देते हैं, आप उसको लागू करने की बात या उसका मेंशन करते हैं। द स्टेट हैज ऑफन इन्वोक्ड, यानी कि स्टेट ने अक्सर इन्वोक किया, यहाँ पे प्रयोग किया है। द एक्ट, यानी कि उस इन्वोक का मतलब यूज किया है, किसका, एक्ट का, यानी कि इस यूएपी एक्ट का, टू क्रश एनी अपोजिशन टू इट्स डिसीजन इवन विदाउट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द ग्राउंड। यानी कि अब देखो ये कह रहा है, ये इसकी असली सोच है हिंदू की, कि स्टेट हैज ऑफन इन्वोक्ड द एक्ट, यानी कि ये एक्ट, यानी कि स्टेट ने, राज्य ने, देश ने ऐसे एक्ट का अक्सर प्रयोग किया है टू क्रश, यानी कि तोड़ने के लिए, टू क्रश का मतलब ब्रेक कह सकते हो, पल्वेराइज करने के लिए, तोड़ने के लिए, चूरा बनाने के लिए, एनी ऑपोजिशन, यानी कि अपने किसी विरोध को, टू इट्स डिसीजन, अपोजिशन टू इट्स डिसीजन, जो उसके निर्णय के विरोध में हो, उसको तोड़ने का क्या कहते हैं कि लिए इसने एक्ट, स्टेट ने एक्ट का उपयोग किया है। इवन विदाउट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द ग्राउंड, भले ही कोई टेररिज्म का कोई एक्ट जमीन पर ना हुआ हो, यानी कि कह रहे हैं कि राज्य ने जो है ऐसे यूएपीए एक्ट का जो इन्वोकेशन किया है, जो प्रयोग किया है, अपने निर्णयों के विरोध, अपने निर्णयों के बारे में होने वाले विरोध को तोड़ने के लिए ऐसा किया है, भले ही जमीन पर कोई ऐसा टेररिज्म का कोई कार्य ना हुआ हो।
उमर खालिद के बारे में कह रहा है, मतलब उन्होंने कुछ ना किया हो तब भी। ठीक है, ऑन द ग्राउंड यहां तक हो गया। इसके आगे ये है, टू क्रश एनी ऑपोजिशन टू इट्स डिसीजंस इवन विदाउट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द ग्राउंड, रिवीलिंग इट्स ओवरआर्चिंग एंग्जाइटी टू क्वेल डिसेंट ओवर एंटरटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। रिवीलिंग इट्स ओवरआर्चिंग एंग्जाइटी, ओवरआर्चिंग का मतलब ये कह सकते हैं डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट समझते हो? डिसप्रपोर्शनेट यानी कि ये हम प्रपोर्शन कहेंगे, सॉरी, ओवरआर्क, डिसप्रपोर्शनेट, ओवरआर्किंग एंग्जाइटी, डिसप्रपोर्शनेट एंग्जाइटी। टू क्वेल का मतलब होता है टू पेसिफाई, शांत करना। टू क्वेल का मतलब क्या हो गया? टू पेसिफाई यानी कि शांत करना। डिसेंट, डिसेंट ये होता है असहमति, असंतोष। जैसे डिसेंट होता है ना, तो एक तो एग्रीमेंट होता है और एक होता है डिसएग्रीमेंट। तो उसी डिसेंट को हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट, असहमति। अब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम इनकी जो बीजेपी की पार्टी है, तो अब अगर आप देखें शत्रुघ्न सिन्हा जैसा एक बंदा, वो भी एक समय में बीजेपी में था, और ऐसे ही वो थे एक सिन्हा साहब, मुझे नाम मैं भूल गया उनका, सीनियर है, उनका बेटा अब भी इनकी बीजेपी गवर्नमेंट में ही है, यशवंत सिन्हा, हाँ ठीक है। तो यशवंत सिन्हा और ये शत्रुघ्न सिन्हा, ये क्या थे? ये सब डिसेंटर्स थे। डिसेंटर्स का मतलब ये थे बीजेपी में, लेकिन डिसेंटर्स, ई आर लगा दो इसी आगे तो डिसेंटर हो जाएगा। तो डिसेंटर्स थे यानी कि वो असंतुष्ट थे और वो यहाँ से चले गए। तो अब वो यहाँ से चले गए तो वो टीएमसी के और कहाँ के, पता नहीं कहाँ के सांसद बन गए। तो वो हम कह सकते हैं कि डिसेंट है, यानी कि वो असंतोष है उनमें। तो रिवीलिंग इट्स ओवरआर्चिंग एंग्जाइटी टू क्वेल डिसेंट ओवर एंटरटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। द ट्रायल अगेंस्ट Khalid and the others has not begun because among other reasons the sessions court has yet to frame charges and there are reportedly around 700 witnesses, और reportedly कितने witnesses हैं? 700, that the court granted bail to the 5 should be a sign for trial courts to rationalize witness lists and ensure that trials including that of the Delhi riots begin without undue delay। अब देखिए क्या कह रहा है कि दैट द कोर्ट ग्रांटेड बेल, या कि कोर्ट ने बेल दे दिया किसको? टू द 5, इन 5 को। शुड बी अ साइन, ये एक संकेत होना चाहिए फॉर ट्रायल कोर्ट्स, यानी कि जो सेशन कोर्ट्स हैं उनके लिए, टू रेशनलाइज विटनेस लिस्ट, यानी कि वो रेशनलाइज करना क्या होता है कि मतलब ये है कि जैसे विटनेस में बहुत सारे लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया, अब लेकिन उसमें से कितने लोग आ रहे हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि उसको रैशनल बनाना, यानी कि कितने लोग वाकई हैं या कितने लोग रियल हैं या कितने उसमें जीवित हैं, कितने नहीं मर, क्योंकि 5 साल का टेन्योर मतलब जो वो है स्पैन है, उसमें लोग भी मर भी तो सकते हैं। तो उसमें वो तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि तो उसको प्रैक्टिकल बनाना कि इस विटनेस लिस्ट में कितने लोग हैं एक्चुअली जो अभी इनके फेवर या इनके अगेंस्ट में हम जाके विटनेस दे सकते हैं। तो फॉर ट्रायल कोर्ट्स टू रैशनलाइज विटनेस लिस्ट प्लूरल है, एंड इंश्योर दैट ट्रायल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द दिल्ली राइट्स, की ट्रायल्स इस तरह के जो मामले हैं दिल्ली राइट्स के मामलों के साथ, बिगिन विदाउट अनड्यू डिले, जो शुरू हो सके बगैर ही अनुचित देरी के। तो यहां तक हम बात कर रहे थे, यहाँ रिवीलिंग हाँ इस लाइन को हम पूरा कर दें तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। द स्टेट हैज ऑफन इन्वोक्ड द, यहां से देखिए ये लाइन यहां से दिख रही है ना, हाँ, द स्टेट हैज ऑफन इन्वोक्ड द एक्ट टू क्रश एनी अपोजिशन टू इट्स डिसीजंस इवन विदाउट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द ग्राउंड, यानी कि राज्य ने अक्सर इस एक्ट का जो है इन्वोक किया है, इस एक्ट का प्रयोग किया है अपने निर्णयों के खिलाफ होने वाले किसी भी विरोध को तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए। क्रश करना यानी कि ब्रेक करना, पल्वराइज करना, मतलब उसको कैसे ट्रैम्पल करना, टू इट्स डिसीजन इवन विदाउट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द ग्राउंड, भले ही जमीन पर मतलब आतंक का कोई भी एक कार्य ना हुआ हो। रिवीलिंग यानी कि ये कह रहा है, यानी ये बात, स्टेट हैज ऑफन इन्वोक्ड द एक्ट टू क्रश एनी अपोजिशन टू इट्स डिसीजन, यानी कि ये जो तथ्य है कि स्टेट ने जो है इस यूएपीए एक्ट का जो प्रयोग किया है अपने विपक्ष को तोड़ने के लिए, ये इस बात को रिवील करता है। रिवीलिंग इट्स ओवरआर्चिंग एंग्जाइटी, यानी कि इसकी डिसप्रपोर्शनेट एंग्जाइटी को क्वेल, मतलब एंग्जाइटी दिखाता है। टू क्वेल डिसेंट, यानी क्वेल करना मतलब शांत करना, डिसेंट यानी कि असंतोष को, ओवर एंटरटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि वो उसकी एंग्जाइटी जो है राज्य की, यानी कि चिंता देश की, यानी कि सरकार की कह लो, सरकार की इस चिंता को कि जो असंतोष है उसको दबाओ, उसको शांत करो,
किस बात पर, यानी कि वो ओवर एंटरटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि इस बात, मतलब इस बात के ऊपर, यानी कि इसको इस बात के ऊपर पहल की दर्जा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि जो संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का, उसके ऊपर इनका असंतोष जो है, ये लोगों का जो विरोध है, असंतोष है, इसको ठंडा करो, इसको क्रश करो, इसको शांत करो, इस पर इसकी चिंता उनको ज्यादा है। मीन्स in other words, the BJP government has disproportionate anxiety to quell dissent, and and later and all other प्रायोरिटीज आर सेकेंडरी, यानी बाकी सारी और अदर बातें जो हैं वो सारी की वो हैं सेकेंडरी हैं, वो उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती इनके लिए। तो वही कह रहे हैं रिवीलिंग का मतलब जो है कि दिखा रही है, रिवील करना मतलब दिखाना, झलक दिखलाना होता है ना, रिवील करना जो सामने, यानी कि इस बात से कि वो इसको क्रश करना चाहते हैं, वो रिवील करते हैं इट्स ओवर आर्किंग एंग्जाइटी, डिस्प्रोपोर्शनेट एंग्जाइटी को, कि जो उनको असंतोष को शांत करना चाहते हैं। ओवर एंटरटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है विरोध करने का, उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, बल्कि ये असंतोष को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर, मतलब असंतोष को शांत करने की कोशिश में ज्यादा है। द ट्रायल अगेंस्ट खालिद एंड द अदर्स हैज नॉट बिगन, यह खालिद और उसके अन्य के खिलाफ ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अमंग अदर रीजन्स द सेशंस कोर्ट हैज येट टू फ्रेम चार्जेज, क्योंकि सेशंस कोर्ट को अभी भी चार्जेज लगाने हैं, फ्रेम करने हैं। एंड देयर आर रिपोर्टेडली अराउंड 700 विटनेसेस, और लगभग 700 विटनेसेस हैं, गवाह। दैट द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द 5, ये कि कोर्ट ने 5 को बेल दे दिया, जो ऊपर नाम पड़ा था ना, मोहम्मद सलीम खान, सादाब अहमद वगैरह वगैरह। That the court had granted bail to the 5 should be a sign for trial courts, ये यानी कि कोर्ट ने 5 को बेल दे दिया, किसने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया होगा आई सपोज। द कोर्ट ग्रांटेड बेल, हाँ सुप्रीम कोर्ट ही है। द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द 5 शुड बी अ साइन फॉर ट्रायल कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट ने 5 को बेल दे दिया, ये संकेत होना चाहिए किसके लिए, ट्रायल कोर्ट के लिए, सेशन कोर्ट के लिए, टू रेशनलाइज विटनेस लिस्ट, यानी कि वो अपनी विटनेस लिस्ट को और ठीक ठाक करें, सही करें, रेशनलाइज करें। एंड इंश्योर दैट ट्रायल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द दिल्ली राइट्स, कि और ये तय करें, निश्चित करें कि ट्रायल्स जिसमें कि दिल्ली राइट का भी ट्रायल है, मतलब दिल्ली राइट भी जो उसका भी ट्रायल है, बिगिन विदाउट अनड्यू डिले, वो भी शुरू हो बगैर अनुचित देरी के। तो ये रहा उमर खालिद का मामला। उमर खालिद, हायरार्की ऑफ रोल्स ऑन नो बेल फॉर उमर खालिद, ये हमने दोस्तों पढ़ा। अब हमने आज इसमें मीनिंग्स नहीं लिखी, चूंकि अक्सर मीनिंग्स में क्या होता है कि हमें टाइम भी लगता है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और अभी चूंकि हमारे लिए शुरुआत है तो हम थोड़ा सा, अगर हम मीनिंग्स नहीं लिखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और लेकर आ पाएंगे न्यूज़ आइटम आपके लिए। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, आप कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।